जब आप लार्जेस्ट और बैटलशिप ये दोनों शब्द एक ही सेंटेंस में सुनते हो तो कैसी फीलिंग आती है? लार्जेस्ट बैटलशिप। आई एम श्योर आप एक ऐसी विशाल का है बहुत बैडएस शिप इमेजिन करते होगे जिसके सामने बाकी सारी शिप्स चूजे जैसी लग रही हैं, खिलौने जैसी। अब आप इमेजिन करो कि ये लार्जेस्ट बैटलशिप आपके पास हो तो, यानी आपकी कंट्री की हो तो आपको बहुत प्राउड फील नहीं होगा? आपको ऐसा फील होगा शायद कि आपको कोई हरा नहीं सकता। बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही फीलिंग थी जापानीज लोगों की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, क्योंकि उस टाइम उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा ताकतवर बैटलशिप थी जिसका नाम था यमातो। कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अमेरिका और जापान आपस में लड़ाई कर रहे हैं पैसिफिक थिएटर में। जापान ने हमला किया है अमेरिका के पर्ल हार्बर पे, पर जापान जानता है कि उनकी जो नेवी है वो अमेरिकन नेवी से टक्कर नहीं ले सकती इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर्स। यानी वो बात जानते हैं कि अमेरिकन नेवी के पास बहुत सारी शिप्स हैं और उतनी शिप्स जापानीज नेवी के पास नहीं थी और ना ही वो उतनी शिप्स बना सकती थी। इसीलिए जापान ने ये डिसाइड किया कि वो नंबर से नहीं बल्कि अपनी शिप्स की ताकत से अमेरिकन शिप्स को हराएगी। मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी और बहुत पावरफुल ताकतवर शिप्स बना देंगे जो एक साथ ढेर सारी अमेरिकन शिप्स के साथ इंगेज कर सकती हैं। तो अमेरिका में 1941 में जो पर्ल हार्बर पर हमला हुआ उसके एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद जापान ने जन्म दिया दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा ताकतवर बैटलशिप को, और उन्होंने उसका नाम रखा यमातो। यमातो की अगर साइज की बात करें तो वो शिप 250 मीटर लंबी थी, यानी 1 किलोमीटर का 1/4 हिस्सा। इतनी लंबी तो वो सिर्फ शिप ही थी। उसके अलावा यमातो का वाटर डिस्प्लेसमेंट था 70,000 टन। ये बहुत ही बड़ा नंबर है वाटर डिस्प्लेसमेंट के लिए, और किसी भी शिप का नॉर्मली इतना ज्यादा नंबर नहीं होता है। जब यमातो का डिजाइन बनाया गया पेपर पे तो उसको बताया गया कि इतनी बड़ी बनने वाली है कि जापान में कोई ऐसा शिपयार्ड नहीं था जहां पे वो शिप बन पाए। इसीलिए जहां पे शिप को फाइनली बनाया गया उस जगह को पहले उस पूरे शिपयार्ड को थोड़ा खोद के थोड़ा और गहरा करना पड़ा ताकि यमातो वहां पे फिट हो पाए। ये तो बात हो गई यमातो की साइज की। अब जिस बात के लिए यमातो और फेमस थी वो थी उसकी तगड़ी बड़ी बड़ी गन्स। यमातो के ऊपर 9 मेन गन्स लगी थी जो 3 टरेट्स पे थी। इन गन्स में से 18.1 इंचेस के शेल्स फायर होते थे और इन गन्स की रेंज पता कितनी थी आपको? 25 माइल्स। ये नंबर्स इतने ज्यादा बड़े हैं कि जब मैंने पहली बार इनके डिमेंशंस इनके नंबर्स पढ़े तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। 25 माइल्स तक आपकी गन फायर कर सकती है। और ये तो सिर्फ मेन गन्स की बात है। इसके अलावा यमातो पे सेकेंडरी गन्स भी थी बहुत सारी और उनकी बहुत लंबी लंबी रेंज थी। उसके ऊपर से यमातो पे बहुत सारी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगी थी। और उसके अलावा यमातो का एक बहुत ही मोटा सा एकदम तगड़ा सा आर्मर था, उसका कवच। अगर मैं सिर्फ यमातो के डायमेंशन, इसकी स्ट्रेंथ और उसके नंबर्स के बारे में बात करूं तो एक वीडियो सिर्फ उस पर बनाना पड़ेगा। बस आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर बैटलशिप थी। आप वहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी शिप होगी। इतनी ताकतवर बैटलशिप को जब फाइनली जापानीज नेवी में लाया गया तो उसको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा यूज नहीं किया गया। हालांकि एक इतनी बड़ी बैटलशिप थी और इसका काम था नॉर्मली बैटलशिप्स को और डिस्ट्रॉयर्स को अटैक करना, बट इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया गया स्टार्टिंग में। यमातो का ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा था ट्रूप्स और हथियार इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। हालांकि यमातो 1941 में सर्विस में आ गई थी, बट उसका पहला मेजर बैटल हुआ था साल 1944 में। इसी बैटल में यमातो की जो सिस्टर शिप थी मुसाशी, उसको सिंक कर दिया था एलाइड फोर्सेस ने। एलाइड नेवी के पास उस जमाने में एयर सुपीरियोरिटी थी और उस वजह से उन्होंने मुसाशी को सिंक कर दिया। इसके बाद फिर से यमातो का इस्तेमाल बहुत ही कम कर दिया गया। बट यमातो का फाइनल मिशन आया साल 1945 में। हो यह रहा था कि अमेरिकन फोर्सेस, एलाइड फोर्सेस जापान को इन्वेड करने वाली थी आइलैंड ऑफ ओकिनावा से, और उस इन्वेजन को रोकना था जापानीज फोर्सेस को। तो इसलिए उन्होंने एक बहुत मेजर ऑफेंसिव, बहुत बड़ा काउंटर अटैक लॉन्च किया एलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट। ये बात है मार्च 1945 की। जापान के एम्परर हिरोहितो के आसपास सारे उनके मेजर जो फोर्सेस के चीफ थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो खड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि कैसे वो बैटल ऑफ ओकिनावा में एलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट अटैक करेंगे, कैसे जापान को डिफेंड करेंगे। तो उस ब्रीफिंग के दौरान उनके आर्मी के जो चीफ थे वो बता रहे थे कि कितने सारे सोल्जर्स को डिप्लॉय करेंगे और कितने सारे सोल्जर्स यहां मारे जाएंगे। ठीक वैसे ही एयरफोर्स के चीफ बता रहे थे कि वो इतने सारे प्लेन्स को डिप्लॉय करेंगे, उस पूरे इन्वेजन को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। ये सुन के एम्परर हिरोहितो ने नेवी से बोला, नेवी के चीफ से कहा, वेयर इज द नेवी? इस सब में नेवी कहां है? ये सुन के वहां पे जितने भी जापानीज नेवी के सीनियर ऑफिसर्स थे वो एक दूसरे को देखने लग गए।
उनको ये बात पता थी कि जापानीज नेवी की हालत बहुत खराब है और वो किसी भी तरह से इस इन्वेजन को रोक नहीं सकती। उन्होंने ये सोचा था कि वो जापानीज नेवी में जितनी शिप्स बची हैं उनको यूज करेंगे फाइनल, एकदम फाइनल जब मोमेंट आ जाएगा उस समय के लिए, जापान को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट जब एम्परर हिरोहितो ने सवाल पूछा कि नेवी कहां है इसमें, तब उनको पता चल गया कि भाई हमको जो हमारा आखिरी जो ताकत बची है उसको हमको झोंकना होगा इस बैटल ऑफ ओकिनावा में अमेरिकन इन्वेजन को रोकने के लिए। तो इस प्रकार यामातो का फाइनल मिशन डिसाइड हुआ। इसका नाम था ऑपरेशन टेंगो। यामातो का फाइनल मिशन यह था कि वो जाएगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से एलाइड शिप्स आ रही हैं। जितनी भी शिप्स ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे अमेरिकन ट्रूप्स हैं, मैक्सिमम शिप्स को डुबाना था यामातो को। जब वो ये काम कर देगी यामातो, उसके बाद वो जाएगी एक बीच पे और वहां पे जाके, बीच के पास जाके अपनी शिप को वहां काइंड ऑफ मतलब टकरा देगी और वहां पे जाके रुक जाएगी। और वहां खड़े खड़े, एक बार बीच पे हमारी शिप रुक गई तो वहां से हिल नहीं सकती, तो वहां खड़े खड़े जब तक उस शिप में जितना एम्यूनिशन है, जब तक वो पूरा एम्यूनिशन खत्म नहीं होता, तब तक यामातो खड़े खड़े वहां से फायर करती रहेगी जब तक पूरी तरह यामातो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। और यामातो पे जितना भी क्रू है वो उतर के वहां पे जो लैंड फोर्सेस हैं जापानीज, उनके साथ अमेरिकन फोर्सेस के साथ टक्कर लेंगे। ये फाइनल मिशन था यामातो का। यामातो इस मिशन पे जा रही थी ये सोच के कि वहां से अब उसका वापस आने का कोई चांस नहीं है। इट वॉज अ वन वे मिशन। जब यामातो के इस फाइनल मिशन के बारे में नेवी के सीनियर ऑफिसर्स को बताया गया तो शुरू में तो उन्होंने इस बात पे बहुत ही आपत्ति प्रकट की। उन्होंने ये कहा कि यामातो इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर बैटलशिप है और अगर ये डे लाइट में ऐसे ओपन में जाएगी तो ओकिनावा पहुंचने से बहुत पहले ही उस पर हमला हो जाएगा और उसको डुबा दिया जाएगा, वहां तक ये पहुंच ही नहीं पाएगी। इस बात से बहुत सारे नेवल कमांडर्स नाराज थे। बट जब उनको फाइनली बोला गया कि ये जापान के एम्परर का फाइनल निर्णय है, तो सब लोग शांत हो गए और उन्होंने कहा ठीक है, यामातो का यही फाइनल मिशन होगा। तो आखिरकार जब वो दिन आया, जब यामातो फाइनली अपने आखिरी मिशन के लिए निकली, तो वहां पे जितने भी एलाइड सबमरीन्स थी और एलाइड एयरप्लेन्स थे, उनको पता चल चुका था कि अब यामातो बैटल के लिए बाहर आ रही है। इस बात की इंफॉर्मेशन वहां पे जितनी भी एलाइड बैटलशिप्स थी, एलाइड डिस्ट्रॉयर्स थे, सबको दे दी गई और उनको यह बता दिया गया कि आपको सबको मिलके एक साथ यामातो के ऊपर अटैक करना है और यामातो को किसी भी तरह ओकिनावा के आइलैंड पे नहीं पहुंचने देना है, क्योंकि अगर वो शिप वहां पहुंच गई तो बहुत सारे एलाइड शिप्स को डुबा देगी। यह दिन था 7 अप्रैल साल 1945 का। सूरज की पहली किरण के साथ ही यामातो शिप पे जनरल क्वार्टर्स अनाउंस कर दिया गया, यानी जितने भी शिप पे सेलर्स थे उनको अपने अपने बैटल स्टेशन पे रिपोर्ट करना था। यामातो के सेलर्स ये बात जानते थे कि यामातो का फाइनल मिशन है और सारी एलाइड शिप्स और एयरक्राफ्ट एक साथ मिलकर उन पर अटैक करेंगे। सुबह लगभग 12:30 बजे पहला एलाइड एयरक्राफ्ट आया और नीचे आके उसने यामातो पे फायर किया। इसी फर्स्ट अटैक के साथ बहुत सारे एलाइड एयरक्राफ्ट आके यामातो के ऊपर फायर करने लग गए। कुछ टॉर्पीडोज ने जाके यामातो को हिट किया और यामातो 5 to 6 डिग्री पे टिल्ट करने लग गई। इस टिल्ट को रोकने के लिए यामातो ने काउंटर फ्लडिंग की, यानी जो हिस्सा डूब रहा था उसके उल्टे हिस्से पे थोड़ा पानी भरना शुरू किया ताकि शिप वापस लेवल पे आ जाए। तो ये 5 से 6 डिग्री का जो टिल्ट था वो कम होके 1 डिग्री के आसपास आ गया। यामातो लड़ने के लिए अभी भी पूरी तरह फिट थी। एलाइड फोर्सेस का सेकेंड वेव ऑफ अटैक आया दोपहर 1 बजे। इसमें यामातोस को कुछ और टॉर्पीडोज लगे, उसके डक पे और डैमेज हुआ और इस बार जो टिल्ट था उसके लेफ्ट साइड पे वो हो गया 15 से 18 डिग्री, मतलब इतना वो पानी में लेफ्ट साइड पे डूबने लग गई। फिर से यामातो ने काउंटर फ्लडिंग की इस साइड पे और इस टिल्ट को कम किया, बट कम करने के बाद भी अभी यामातो का टिल्ट हो गया था 10 डिग्री और ये खतरे की बात थी। एलाइड फोर्सेस के एयर अटैक का तीसरा वेव आया दोपहर 1:40। इस अटैक की वेव में यामातो के इंजन रूम में, उसके स्टीयरिंग रूम में और डेक पे बहुत सारे एरियाज में डैमेज हुआ, उसकी बहुत सारी गन्स डैमेज हो गई और यामातो की मैन्यूवरिंग पावर खत्म हो गई, यानी अब वो अपने आप को वहां से निकाल नहीं सकती थी। दोपहर 2:02 पे उस शिप पे एक फाइनल ऑर्डर दिया गया, अबैंडन शिप, यानी सारे सेलर्स को कह दिया गया कि अब आप इस शिप से कूद सकते हो। उस ऑर्डर के एग्जैक्टली 18 मिनट बाद यामातो, जो ऑलरेडी बहुत टिल्ट हो चुकी थी, वो पूरी तरह डूब गई और जैसे ही उसने डूबना शुरू किया तो बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ यामातो के डेक पे। इस एक्सप्लोजन से इतना बड़ा मशरूम क्लाउड जनरेट हुआ कि उसकी हाइट 6 किलोमीटर तक थी और इस क्लाउड को 165 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था, इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। इस शिप पे कुल मिला के लगभग 3330 सेलर्स थे, उसमें से 3055 सेलर्स की मृत्यु हो गई और इस तरह से लेजेंडरी बैटलशिप यामातो का अंत हो गया। यामातो को डुबाने के लिए कुल मिला के 20 बॉम्ब्स और टॉर्पीडोज लगे थे और अगर आप ये नंबर देखें तो ये बहुत ज्यादा नहीं है,
जितनी बड़ी वो शिप थी उस हिसाब से नंबर बहुत कम है। यमातो की सिस्टर बैटलशिप मुसाशी को डुबाने के लिए इससे ज्यादा बॉम्ब्स और टॉर्पीडोज लगे। इसका जो मेन रीजन था वो ये था कि यमातो बैटलशिप शिप्स के साथ टक्कर लेने के लिए बहुत अच्छी थी, पर ये जो अटैक हुआ था यमातो पे जिसने उसको फाइनली डुबाया, ये पूरा अटैक किया था एयरप्लेन्स ने, और यमातो एयरप्लेन्स के साथ डील करने के लिए उतनी स्ट्रांग नहीं थी। यमातो की जो सबसे बड़ी ताकत थी, जो उसकी मेन गन्स थी जिसमें 18.1 इंचेस के बड़े बड़े शेल्स थे, वो शेल्स बैटल शिप्स के अगेंस्ट तो बहुत इफेक्टिव थे, बट हवा में जो एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं उनके खिलाफ ये गन्स पूरी तरह बेकार थी। यमातो के डूबने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि यमातो के पास किसी भी तरह का एयर कवर नहीं था इस मिशन में। सारे एलाइड एयरप्लेन्स को प्रॉपर अपना मौका मिला कि उन्होंने आराम से यमातो के ऊपर अटैक किया। यमातो के पास सिर्फ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, बट जब आपके ऊपर आके सैकड़ों एयरप्लेन्स हमला कर रहे हैं तो आपके शिप की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी इतने सारे एयरप्लेन्स के अगेंस्ट। बैटलशिप यमातो का डूबना एलाइड फोर्सेस के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत थी, क्योंकि यह शिप ना सिर्फ एक शिप थी बल्कि जापानीज नेवी की आन बान शान मानी जाती थी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ताकतवर शिप थी उनके पास। और जब उन्होंने इस शिप को डुबा दिया तब एलाइड फोर्सेस इस बात के लिए और कॉन्फिडेंट हो गए कि अब वो ज्यादा आसानी से जापान को इन्वेड कर पाएंगे। बैटलशिप यमातो के ऊपर एक बहुत ही कमाल की बुक लिखी गई है एक ऐसे आदमी द्वारा जिसने एक्चुअली यमातो के ऊपर सर्व किया था। उस बुक का नाम है रेक्विएम ऑफ बैटलशिप यमातो। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से आके वो बुक पढ़ सकते हैं। और जब आप वो बुक पढ़ेंगे तब आपको इस बात का रियलिटी में एहसास होगा कि ये कितनी ज्यादा मैग्निफिसेंट और कितनी ताकतवर बैटलशिप थी। जैसे मैंने पहले भी कहा, यमातो सिर्फ एक बैटलशिप नहीं थी, इस शिप की जापानीज फ्लीट में, जापानीज नेवी में बहुत ज्यादा इज्जत थी और उनके लिए ये कल्चरल आइकन भी थी। जापानीज नेवी के सेलर्स को, उनके फौजियों को ये सोच के बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत गर्व होता था कि उनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर बैटलशिप है, और वो ये मानते थे कि जब तक यमातो जिंदा है, जब तक यमातो पानी के ऊपर है, तब तक कोई भी देश उनसे जीत नहीं सकता। They used to believe this, that Japan cannot fall as long as यमातो इज अलाइव। यमातो के रिमेम्बरेंस के लिए एक बहुत बड़ा सा म्यूजियम है जापान में। उस म्यूजियम में यमातो बैटलशिप का 1/10 साइज का एक मॉडल रखा है, यानी उस मॉडल की जो लंबाई है वो लगभग 26.3 मीटर्स है। उस मॉडल को बिल्कुल डिट्टो एक्चुअल बैटलशिप की तरह बनाया गया है, और उस मॉडल को देख के आपको पता चलेगा कि कितनी सारी गन्स लगी थी, इतनी सारी चीजें थी यमातो के डेक के ऊपर। यमातो की कहानी के ऊपर बहुत सारी जापानीज मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं। अगर आप बैटलशिप में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको यमातो, जो दुनिया की सबसे ताकतवर बैटलशिप थी, इसके बारे में और जानना है तो आप ये बुक जरूर पढ़िएगा। यमातो की स्टोरी के बारे में बताने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि यमातो की स्टोरी बताओ। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ये वीडियो सजेस्ट किया मुझे। मैं खुद बहुत खुश हूं कि मैंने फाइनली ये वीडियो बनाया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बैटलशिप यमातो के बारे में, उसके आखिरी मिशन ऑपरेशन टेंगो के बारे में पढ़ रहा था। सो थैंक्स वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ये वीडियो सजेस्ट किया मुझे। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने पेज पे अपनी लाइफ के बारे में, मैं क्या पढ़ रहा हूं और इन सारे छोटी छोटी कहानी के बारे में कुछ कुछ अपडेट्स डालता रहता हूं। तो उस पेज का लिंक आपको मेरे स्क्रीन पे मिल जाएगा और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।